नमस्कार। कल पंकज चतुर्वेदी जी एक बात कह रहे थे कि आपको चाय और इसके बीच और मतलब आपके बीच मुझे खड़ा कर दिया गया। तो वही स्थिति आज मेरी है। एग्ज़ैक्ट वही टाइम 12 बजे का समय है। खैर आखिरी वक़्त होने का सबसे नुकसान यह है कि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, जो मैं सोच कर आया था, लेकिन चलिए एक बार फिर भी विजयदेव नारायण शाही की तारीफ़ इस बात के लिए तो निश्चित होनी चाहिए हिंदी आलोचना की परंपरा में कि उन्होंने जायसी पर अलग तरीके से सोचा है और एकदम अलग तरीके से सोचा। मतलब जायसी की अगर आलोचना की परंपरा हम ग्रियर्सन से शुरू करें तो आज पुरुषोत्तम अग्रवाल मुजीब रिजवी तक मैं आता हूँ तो लगभग एक ही लाइन है। लाइन एक ही है कि सब सूफी कवि मानते हैं और आ, जो पद्मावत की व्याख्या हो सकती है वो लगभग एक ही है। शाही उनसे अलग और शाही जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं और अभी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि शाही सूफीज़्म से बिल्कुल जायसी को अलग करने की कोशिश कर। मगर इस किताब को पढ़ते हुए मतलब कोई एकदम नया पाठक अगर मिले और जैसी ये पुस्तक जो है इस किताब को पढ़ना शुरू करे और अगर उसके दिमाग में जैसी ग्रंथावली हो चार रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक और उसकी भूमिका अगर वो पहले से पढ़ रखी हो तो एक बात सबसे पहले समझ में आती है, वो ये है कि बहुत अच्छा लगता है शुरू में क्योंकि जो शुक्ल हैं उन्होंने जैसी की व्याख्या करते हुए उनको उन्होंने उदार मुसलमान कहा है, भावुक मुसलमान और उदार मुसलमान। उन्होंने कहना यह चाहा, क्योंकि हम लोग इस जानते हैं कि भक्ति आंदोलन की जो व्याख्या शुक्ल करते हैं वो ये एक इस्लामी आक्रमण के बाद वो प्रतिक्रिया के रूप में भक्ति आंदोलन को देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ मुसलमान लेखक ऐसे थे जो उदार थे, जो भावुक थे और वो प्रेम की पीर को लेकर हमारे सामने आए, तो बहुत अच्छा था। तो उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हिंदू ग्रंथ और हिंदू ग्रंथ जिन घरों में मिला, प्राय उन घरों में यह देखा गया कि वो उनके यहाँ कम। जब हम शाही की इस किताब को उठाते हैं तो प्रथम दृष्टिया तो यह लगता है कि शाही इस सांप्रदायिकरण से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जैसे, लेकिन ये बात यहाँ तक रुकती नहीं। गरिमा जी ने लॉन्जाइनस को उद्धृत करते हुए ये कहा कि लॉन्जाइनस की उदात्तता में क्षुद्रता की माफी है, लेकिन उदात्तता हो तो पहले प्रॉब्लम है इस किताब से। प्रॉब्लम ये है कि नया क्या है, सूफीज्म से आप अलग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ में तो दिक्कत क्या है, क्यों सूफीज्म से अलग, प्रॉब्लम कहाँ। मुसलमान और मुसलमान को आपने अलग अलग कर दिया, ठीक है, दो मुसलमान की व्याख्या आप कर, लेकिन क्या इसका मतलब हम सब इस बात को मानने को तैयार हैं कि सूफी जो मत है वो गलत है, तभी तो ये किताब सही होगी। पहले तो हमको ये मानना, मुझे नहीं लगता है कि इस बात से हमको कन्विंस कि सूफी मत गलत है और इसलिए इसको सूफीज्म से अलग किया जाए जैसे। दूसरी बात ये है, इस किताब को पढ़ते हुए जब आप पूरी किताब पढ़ जाएंगे सब, अब एक शब्द फिर मैं प्रोफेसर जी से ले रहा हूं, उन्होंने कहा उधेड़ गुण। उधेड़ गुण की व्याख्या भी उन्होंने की और अच्छी व्याख्या है कि उधेड़ना फिर गुण नहीं। तो इस किताब को पढ़ते हुए मुझे लगता है कि उधेड़ा तो गया है, लेकिन गुना कहा गया, गुना तो कुछ भी नहीं गया। अंत कहाँ है, अंत जाकर के आप देख लीजिए, इस बात के अलावा इस पुस्तक में नया कुछ भी नहीं है कि सूफीज्म से अलग कर। पाना क्या है कि पहुंचेंगे उसी लाइन लेंथ जो शुक्ल की से लेकर के आज तक की पूरी परंपरा पढ़ भी दूंगा, पूरी परंपरा जो कह रही है झांसी को लेकर के सही उसी बात को कह रहा है। बस एक जिद है कि सूफीज्म से अलग कर दिया जाए। एक निजी पर्सन मैं सुनाता हूँ, थोड़ी मतलब ये हल्का लग सकता है लेकिन फिर भी मैं सुनाता हूँ।
मैं 94 में दिल्ली आया, तो हम लोग बैचलर थे और पढ़ते थे, तो कई लड़कों के साथ हम लोग रहते थे। उस समय एक फ़िल्म आई थी, हम आपके हैं कौन? बड़ी सुपरहिट फ़िल्म हुई थी, बहुत चर्चित फ़िल्म। तो अक्सर लड़के आते हैं, सब सबने देखी थी उस फ़िल्म को, तो सब आते और सब बड़ी तारीफ़ करते थे, अरे अद्भुत फ़िल्म है, ये है, वो है। हमारे साथ एक लड़का रहता था, वो कहता बिल्कुल बकवास फ़िल्म है, बिल्कुल बेकार। सारी बार इस बात हुई, तो मैंने उस लड़के को एक बार कहा, अकेले में, "बड़ी अजीब बात कर रहे हो तुम, ये फ़िल्म इतनी सुपरहिट है, सच में अच्छी फ़िल्म है, तुम उसको बेकार क्यों कहते हो? क्या तर्क है तुम्हारे पास?" मतलब कोई तर्क नहीं, फ़िल्म तो अच्छी ही है। सिर्फ अच्छा कह रहा हूँ, थोड़ा अलग करने के लिए बोल देता हूँ, पूरी फ़िल्म। क्यों तर्क नहीं है? सूफी को कर दिया जाए, व्यक्ति को क्यों करना चाहिए? फिर कबीर से राम ले लीजिए, खुशी से राम ले लीजिए, क्यों सूफी से हम अलग कर देते हो? अब जब पाश्चात्य चिंतन की बात चली है, तो मैं कॉलवीज की बात करता हूं। कॉलवीज ने कविता की व्याख्या करते हुए ये कहा कि कविता का उद्भव एक जैविक प्रक्रिया है, यांत्रिक। जैविक का मतलब होता है एक साथ उत्पन्न। मेरा मानना है जायसी की पूरी रचना में सूफीज्म किस तरह गुथा हुआ है, वो जैविक रूप में उपजा है, एक साथ उपजा है। उसकी पूरी व्याख्या, पूरा अर्थ उस सूफीज्म के साथ है, सूफीज्म को अलग करके नहीं। इतिहास कितना है, नहीं है, शाही जी लिख रहे हैं कि इतना ज्यादा ये पॉपुलर इन्होंने कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ है, साहित्य से इतिहास वालों ने संदर्भ लेना शुरू, वो हुआ होगा, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि इसको एक शिल्प क्यों नहीं माना जाए, क्यों नहीं ये माना जाए कि जायसी के पास यह तकनीक, ये मतलब एक शिल्प, ऐसा शिल्प था उनके पास कि वो कुछ इतिहास से, कुछ कल्पना से, कुछ सूफीज्म से, बहुत सारी चीजों का मिश्रण करके एक बड़े विजन के, बड़े विजन का काव्य लिख रहे थे, और जो एक एक नया अर्थ दे रहा, एक बड़ा अर्थ दे रहा। योगेश जी ने एक बात कही जो बहुत अच्छी बात है, मतलब मैं पहली बार इनसे जाना तो मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने ये कहा है कि भाई 16वीं शताब्दी में जैसी की उतनी पूछ नहीं थी, मतलब उनको इग्नोर किया गया। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि भाई वर्मा था, वहां पर उसका अनुवाद हुआ। मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन, दो स्थितियों के लिए शाही जी कहते हैं कि दोषी दो हैं। पहला रिहर्सन जिन्होंने शुरुआत की, उनको मुस्लिम एक्सेटिक यानी मुस्लिम सन्यासी का। दूसरी दोषी वह व्यक्ति है जिसने ये क्षेत्र जोड़ा कि तंत्र चित्त और मत और राजा की नावल, दोनों विरोधाभासी है। या तो जायसी की रचना पॉपुलर नहीं है, ये एक तथ्य है। पॉपुलर नहीं है तो क्षेत्र जोड़ेगा नहीं, ये निश्चित मानिए, निश्चित मानिए। क्षेत्र तभी होता है जब वो एक रचना बहुत लोकप्रिय होती है, और ये कबीर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत, गालिब के, सॉरी गालिब का नहीं, कबीर कबीर पर यार, कबीर पर ये सबसे बड़ी दिक्कत। और डॉक्टर धर्मवीर ने कबीर पर बहुत विस्तार से काम किया, उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं उनसे भी असहमत। मेरा मानना है कि हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं बच गया है कि आप ढूंढ पाए कि छेपक है या नहीं, बहुत मुश्किल है। कबीर का कुछ लिखा मिलता नहीं, कैसे आपको? शुक्ल ने जैसी ग्रंथावली के कुल हमारे सामने रखा, बहुत मुश्किल है। माता प्रसाद गुप्त ने इस पर काम किया है, शाही जी ने छेपक कह दिया, अपने तर्क कह दिया, कोई तर्क, कोई तर्क नहीं है, तो तर्क देना चाहिए, बताना चाहिए छेपक कैसे है। आपने सिर्फ आधार बनाया माता प्रसाद, और कुछ नहीं। ये कुछ सहमतियां होंगी।
तीसरा सप्तक की जो भूमिका एक तरह से उन्होंने लिखी, जो रचना प्रक्रिया एक तरह से उनको लिखना चाहिए था, इसमें उन्होंने 25 सील लिखे। उन्होंने कल भी कुछ बात हुई थी, आज भी योगेश भाई ने भी जिक्र किया है, लेकिन बहुत तो वही बात, शील से ही मुझे थोड़ी दिक्कत है, लेकिन चलिए खैर शील को लेकिन शील में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दिक्कत पैदा कर सकती है, जिसमें मैं एक दो पढ़ दे। कविता को राजनीति में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि इससे कविता का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, राजनीति के अनिष्ट की संभावना। दूसरा, कविता से समाज का उद्धार नहीं हो सकता। यदि सचमुच समाज का उद्धार करना चाहते हैं तो देश का प्रधानमंत्री बनने या बनाने की चेष्टा करें। फिर तो हम बैठे ही बेकार है, यहाँ साहित्य की कोई वैल्यू नहीं है। इन सब चीजों से एक बात जो निकल कर आती है वो ये है कि विचारधारा को बहुत इंपॉर्टेंस शाही नहीं देना चाहते, वो लेखक को समझना चाहते हैं। जैसा कि इस किताब को हम सब इस बात को जानते हैं कि 83 में ये किताब प्रकाशित हुई और 82 में शाही जी का निधन हो गया। उसके बाद ये किताब प्रकाशित हुई। ये तीन महत्वपूर्ण रूप से तीन लेखों का संग्रह होना चाहिए इसको, लेकिन जो उन्होंने हिंदी अकादमी में पढ़ा था, हिंदुस्तानी अकादमी में, तो लेकिन वो काफी काम किया उन्होंने 2-3 साल, क्योंकि जगदीश गुप्त ने लिखा है पिछले कई वर्षों से, जैसी मैं कंचनलता शाही जो उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने लिखा है बहुत अपनी छोटी सी भूमिका में कि लेखक को समझना सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लेखक को समझना इम्पोर्टेंट चीज है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसका भी एक लाइन होगा ना, बिल्कुल विचारधारा को छोड़ करके वो लेखक को समझ। जायसी पर काम करने की शुरुआत ही उन्होंने इसलिए की ताकि उनको ये लगता था कि जायसी पर सिर्फ एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण से जायसी को देखा गया है। मैं इस बात पर भी सहमत हो सकता, इस बात से भी सहमत हो सकता हूँ कि बहुत सारी दिक्कतें हों, मतलब जायसी को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें, कुछ मतलब कोई नई बात हो सकती, लेकिन आप वहां पहुंचते तो सही उस किताब में कहाँ पहुंचे हैं मैं ये बता दूं। एक दो चीज और पीछे पहले बोलता फिर मान पहुंचूंगा। जायसी ने शाही जी ने ये कहा है कि जायसी अध्यात्मवादियों के बीच भौतिकवादी हैं और भौतिकवादियों के बीच अध्यात्मवादी। कई बार मैंने सोचा मतलब क्या हुआ इसका, अध्यात्मवादियों के बीच भौतिकवादी और भौतिकवादियों के बीच अध्यात्म, मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि जो मान लीजिएगा अध्यात्मवादी हैं उनके लिए ये एकदम सामान्य प्रेम कहानी, अगर आपने इसको सामान्य प्रेम कहानी मान लिया ये कुछ बड़ी बात कहने वाली चीज बन जाएगी। मुझे लगा ये सूफीवाद के बिना संभव नहीं, ये तभी हो सकता। तो पूरी किताब को जब पढ़ेंगे आपको लगेगा कि हमेशा बार बार वो एक बार कहते रहते हैं कि सूफीज़्म से अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए, लेकिन लाइन वही है, कहना वही चाहते हैं हमेशा। उन्होंने चंद्रायन, मंजर की मधुमालती, अलिफ लैला, बेताल पचीसी से पद्मावत को अलग करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखिए इसमें ये सब चमत्कार वगैरह था, पद्मावत इससे अलग है। हम डिनाई कहाँ कर रहे हैं, हम तो मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं कि जो ये सिर्फ चमत्कार से पद्मावत इतनी बड़ी रचना नहीं बनी है, चमत्कार से कोई बात निकली है तभी पद्मावत इतनी बड़ी रचना बनी है। बात तभी निकली है जब उसके साथ सूफीज़्म है, सूफीवाद है, सूफी है। ये यथार्थवादी शिल्प है उस समय, जादुई यथार्थवादी शिल्प, हमको समझना पड़ेगा। उन्होंने हाँ बस आखिरी, उन्होंने कहा कि जायसी कवि हैं, दार्शनिक नहीं। ये दोनों दो चीज होता है क्या? कवि और दार्शनिक होना मतलब कवि दार्शनिक नहीं होता, पता है मुझे, समझ में आया, मतलब अजीब है, दिक्कत है। और कबीर पर उन्होंने बहुत बोला है, और उन्होंने मुझे एक चीज लगा, बस एक आखिरी बात कह करके, उन्होंने ये कहा जो मुझे एक चीज लगा कि निकला है इस किताब से, वो ये है, उन्होंने कहा कि अगर सूफीज़्म हटा दिया जाए
तो जायसी जो है बेलाग कवि के रूप में निकली। तो कबीर की उन्होंने खूब धुलाई, खूब, मतलब मैं पढ़ लेता, सब कुछ लिखा हुआ, समय शायद नहीं है। कबीर ही नहीं, उन्होंने सूट तुलसी सबको धोया है तरीके से। सवाल है कि बेलाग तो कबीर बोल रहे थे, तो आपने उनको कहा कि वो सिर्फ चिढ़ा रहा है, इसलिए वो बेकार कवि है। खूब उनके उन्होंने कहा वो बाबागिरी करते हैं, चेलाबाजी करते हैं, सब कुछ लिखा हुआ। और अंत में उन्होंने लिखा है, मैं 2 प्रसंग पढ़ रहा हूँ, दोनों की तुलना कर लेंगे, मतलब किया जाना चाहिए। सही ने लिखा है, अल्लाह के प्रति गहरे प्रेम की जानकारी उन्हें यानी जैसी को सूफियों, संतों और पैगंबरों से प्राप्त हो चुकी है, पहुंचे वहीं। लेकिन उनकी बौद्धिक चुनौती इस प्रेम को इतिहास के चक्के पर चढ़ाने की थी। इस प्रेम की कसौटी पर उन्होंने अपने युग के कसा और उनकी अपने युग को कसा, और उनकी अनुभूति में वह गहरी विषाद दृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें एक तरफ आदमी बैकुंठी भी हो जाता है, दूसरी तरफ एक मुट्ठी खाक भी रह जाती। यानी उन्होंने 2 बातें कही कि उन्होंने लिया सब कुछ सूफीज़्म से, और जो ये बहुत बढ़िया प्रसंग है कि उन्होंने कहा कि मानव, मतलब बेसिकली बात वो इंसानियत की कर रहे हैं, मानव मूल्य की कर रहे थे, मोरल वैल्यूज की कर रहे थे। मुजीब रिजवी लिखते हैं अपनी किताब में, राजनीतिक दृष्टि से जिस कार्य को शेरशाह और अकबर पूरा करते हैं, सैयद मोहम्मद जौनपुरी, सैयद मोहम्मद गौस, कबीर, नानक, जायसी और तुलसी उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की। ये सब धार्मिक व्यक्ति थे, और नवीन मानवीय जीवन मूल्यों के निर्माण के निमित्त धर्म का आश्रय लेना इनके लिए स्वाभाविक। विशेष रूप से पद्मावत इस शताब्दी का सांस्कृतिक इतिहास नवीन जीवन मूल्यों की खोज का प्रमाण है। मतलब ये भी ये मानते हैं कि सूफीज्म तो एक, मतलब एक तरीका है, अंत में पहुंचना मानव मूल्य पर है। शाही भी वहीं पहुंच रहा है, तरीका भी वही ले रहे हैं। मैंने कहा लेकिन बस एक जिद है कि सूफीज्म से अलग करना। मैं इससे असहमत हूं। शुक्रिया।